हेलो दोस्तों, आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे जो हम प्रीवियस पेपर करे थे 2004। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो सूची मिलान करने हैं। तो नाटककार और नाटक। तो सबसे पहला है हरिकृष्ण प्रेमी। ये किसी नाटककार थे। तो इनका क्या है? शिवा साधना। उदय शंकर भट्ट का क्या है? उदय शंकर भट्ट मत्स्य गंधा। जयशंकर प्रसाद तो फेमस है, सबको पता है। इनका क्या है? कामना। बी का ए का थर्ड शिवा साधना, उदय शंकर भट्ट मत्स्यगंधा, श्रीलंका प्रसाद कामना, उपन्यास अस्क शिवा सॉरी तोड़िए। उपन्यास अस्क की है तोड़िए। तो ए का थर्ड हुआ हमारा शिवा साधना, बी का वन हुआ हमारा मत्स्यगंधा, और सी का हमारा हुआ श्रीलंका प्रसाद कामना, उपन्यास अस्क का हुआ हमारा तोड़िए। अगर हमें इनमें से एक भी ऑप्शन का पता होता है तो सबसे पहले हमें उसे मैच करना चाहिए। उसके बाद हमें मैच करना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर लगभग 90% निकल आता है। तो एक बार इनका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी प्रसिद्ध नाटककार थे और शिवा साधना उनका क्या था? एक प्रमुख नाटक है। यह नाटक ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित है। उदयशंकर भट्ट जाने माने नाटककार है और मत्स्यगंधा उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। किसका? उदयशंकर भट्ट का। और यह नाटक महाभारत की एक प्रमुख पात्र मत्स्यगंधा के जीवन पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण नाटककार है। कामना उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, बहुत फेमस नाटक है उनका, जिसमें उन्होंने मानवीय भावनाओं और इच्छाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। आजकल तो एनटीए ने बहुत ही गोपनीय तरीके से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। अब जैसे कामना नाटक है तो कामना नाटक में ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें नाटक में किस चीज का विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार उपन्यास भी ये भी एक प्रसिद्ध नाटककार है और कहानीकार है। तोड़िए कांकी नाटक से पूछा जा सकता है कि तोड़िए क्या है? ये कांकी नाटक। विधा भी पूछा जाती है, तो विधा भी अच्छे से देख लें। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन की। इनके प्रसिद्ध चर्चित नाटक भी दे रखे हैं। ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो रक्षाबंधन ये किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। एक घूट किसका है? जयसिंह का प्रसाद। द्रोणी अम्बा किसका है? जयसिंह का भट्ट। स्वर्ग के चलक किसकी है? कर्नाटक। ये चर्चित नाटक है। इस प्रकार मैचिंग करने के लिए जैसे ये दे दिए, इस प्रकार इनमें से भी कुछ भी पूछा सकता है। इनके सन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके सन भी ध्यान से याद करिए। क्वेश्चन नंबर 10। पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? तो किस पुराण के आधार पर है? किस पर आधारित है? मार्कंडेय पुराण। पूछा जा सकता है कि मार्कंडेय पुराण किसकी लिखी हुई है? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्या है? ये नाटक है वरमाला। तो इसका आंसर क्या हुआ? वरमाला। वरमाला मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथा पर आधारित है। यह नाटक पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी पक्तियों नाटक का मिलान सही है? अब हमें ये बताना है कि कौन सी पक्ति किस नाटक में आती है और कौन सी सही है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है? ए। ए और सी। तो ए कौन सी है हमारा? बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ नहीं करेगी। तो ये किसकी है? अंधेरी नदी। ये सही है हमारा। और ऑप्शन हमारा आ गया थ्री। निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। ये किसकी है? एक भूत चंद्रगुप्त की, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद। हमारा क्वेश्चन सही हो गया और बाकी जो ये पंक्तियां दे रखी हैं ये गलत है। अब आ जाती है ये रहा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ नहीं करेगी। तो यह पंक्ति है अंधेरी नदी नाटक से नहीं है। यह पंक्ति अंधेरी नदी नाटक से। अच्छा, क्वेश्चन है कि मिलान सही नहीं है, तो ये हमारा गलत है। अंधेरी नगरी और ये निसंदेह अंतदेवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाची, ये एक ये गलत है और बाकी हमारे सही है। तो बी हमारा सही है, आधे अधूरे। और ये तुम्हारा सौभाग्य और दुर्भाग्य, और तुम्हारा सुना है उनके भतीजे
अतुल्ला की शादी हो गई है आगरा बाजार। सॉरी दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया। अक्सर गलती हो ही जाती है और नहीं में। तो ये बकरी को क्या पता था, ये पंक्ति अंधेर नगरी नाटक से नहीं, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें एक मूर्ख राजा और उसके राज्य की अराजकता का वर्णन है। दी गई पंक्ति बकरी नाटक से ली गई है। किससे ली गई है? बकनर। और नाम से पता चल रहा है बकरी को क्या पता था। और ये ध्यान में रहा, बकरी को क्या पता था कि ये बकरी नाटक है और बकरी ही इसमें नाम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निसंदेह अनंत देवी की इंगित पर कुमार गुप्त नाचते हैं। यह पंक्ति एक खुद नाटक से नहीं, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ऐतिहासिक नाटक है एक खुद। ये पंक्ति स्कंद नाटक की गई है और यह भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, लेकिन ये एक खुद से नहीं है, ये स्कंद गुप्त से। अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। यह पंक्ति नाटक नाटक आधे दूरी से ली गई है। और यह नाटक एक परिवार की कहानी है जिसमें सदस्यों के बीच संबंधों की जटिलता को दर्शाया गया है। बहुत अच्छा नाटक है ये, आधे दूरे। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक भविष्यवाणी से ली गई है और यह नाटक गुप्त काल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और इससे युग स्वामी के साहस और सम्मान का वर्णन है। सुना है उनकी भतीजी अब्दुल्ला की शादी हो गई। यह पंक्ति हबीब तनवीर के नाटक आगरा बाजार से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 11। इतना था क्वेश्चन नंबर। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया। भारतेंदु युग के रचनाकारों को कार्यक्रम अनुसार विकसित कीजिए। तो हमें बताना है कि सबसे पहले किसका जन्म आता है, उसके बाद फिर उसके बाद। तो हमें काल के अनुसार बताना है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो सबसे पहले आएंगे बालकृष्ण भट्ट, फिर आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर आएंगे हमारे लाला श्रीनिवास दास, फिर आएंगे बद्री नारायण चौधरी के निधन और प्रताप नारायण मिश्र की बात में। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभिक युग है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभिक युग है। इस युग के रचनाकार का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और पत्रकार थे। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका संपादन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म था 1850 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जनक माना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक माना जाता है, तो आधुनिक काल का। ये कौन थे? ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने नाटक, कविता, निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। लाला श्रीनिवास दास का जन्म हुआ था 1851। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा है जो हमारे एमके में दे भी रखा है, जिसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म 1855। ये कौन थे? ये एक प्रमुख कवि और लेखक थे। उन्होंने क्या लिखा था? आनंद कानन, बहुत फेमस पत्रिका है, इसका संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 और प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार और पत्रकार थे। उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आवारा मछली। तो आवारा मछलिया की हमें असत्य कथन बताने हैं। क्या बताने हैं? असत्य कथन। ओके, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर है हमारा ए, बी और ई। तो ए क्या है? नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। ये गलत है। ये क्यों गलत है देख लेते हैं। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित आवारा मछली के आधार पर असत्य कथन है। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो और यहाँ क्या दे रखा है कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। ये गलत है। नागपुर अधिवेशन में देशबंधु ने ऐसा प्रस्ताव का विरोध किया और यहाँ दे रखा प्रस्ताव पास हो। प्रस्ताव पास हो नहीं, इसका प्रयोग किया था। वे चाहते थे कि कांग्रेस विधान परिषदों के चुनाव में भाग ले। इसी वजह से क्वेश्चन गलत है और गलत। अब आइए बी पे देखते थे ये क्यों गलत है। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। 200। अब देखते हैं 200 से क्या थे। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। ये कथन असत्य है। क्यों?
क्योंकि देशबंधु की वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ौदा में रहते थे और ये कथन भी अच्छा है। शरद बाबू उस समय कहाँ थे? बर्मा में थे, आधुनिक म्यांमार में थे। तो देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे और ये कथन सत्य है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी वकालत छोड़ी थी। किसने छोड़ी थी? असहयोग आंदोलन में। देशबंधु की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी, ये कथन असत्य है। ये कौन सा था? उनकी ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी, ये भी गलत। वे एक धनी और शिक्षित वकील थे। दोस्तों जरा जरा से माइनर मिस्टेक से क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है, और यहाँ पे अगर आपने ढंग से इन चीजों को पढ़ा होगा तो ही आप आंसर इनको निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कामता प्रसाद गुरु ने विकृति के अनुसार सार नामिक विशिष्ट के कितने भेद माने हैं? तो कितने भेद माने हैं? 2। एक मौलिक, एक यौगिक। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी व्याकरण में, पहले तो उनकी पुस्तक का नाम पता होना चाहिए, हिंदी व्याकरण, सारनामिक विशेषण के 2 भेद है, मौलिक और यौगिक। ये विशेषण पहला देखिए, ये विशेषण बिना किसी रूपांतरण के मूल रूप में प्रकट होते हैं, जैसे यह घर, वह पुस्तक, कोई लड़का, कुछ लोग। तो मौलिक सारणी में विशेषण ये होते हैं जिसमें जैसे यह घर, वह, जैसे हम किसी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये लड़का, कौन लड़का, कोई लड़का, कुछ लोग, पता ही नहीं है हमें इस चीज का, तो इसका मतलब मौलिक सारणी विशेषण। और यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है जैसे कोई चीज मतलब ये तो विशेषण मूल सर्वनामों में कितने लगा के बनाए जाते हैं, और इनके उदाहरण में देखिए, ऐसा घर, वैसा आदमी, इतना पानी। एक तरह से यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जैसे ऐसा घर, वैसा आदमी, इस टाइप से। तो ये हुआ हमारा यौगिक सर्वनाम की विशेषण। अब आ जाइए हम क्वेश्चन। चढ़ती जवानी, चढ़ती जवानी लय या तय होना चाहिए। चढ़ती जवानी मोरा अंग फड़के पे, कब हो ये गवना हमार भरिया, वह हमारी भौजिया, मैला आचल के गीत का प्रकार हिंदी में से कौन सा? अब ये एक प्रकार का गीत है जो आपको बताना है कि किस प्रकार का गीत है। तो ये इसमें नाम से पता चला भौजिया आ रहा है, ये भौजिया गीत है। खोज लेते हैं इसको, सारे गीतों के नाम कैसे कैसे दे रखते हैं। तो यह गीत क्या है? संख्या जगह से किसी उपन्यास मेला आचल में बने थे। ये बहुजन लोकगीत है। इस गीत में क्या है? नायिका अपनी जवानी का वर्णन करता है और अपने पति से शीघ्र विवाह करने का आग्रह करती है। तो सोहर गीत तो सबको पता है कब गाए जाते हैं। सोहर गीत जब गाए जाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है उसके अवसर पर। यह गीत खुले उत्सव का है। कटनी गीत होता है फसल कटाई, कटनी से मतलब कटाई, कटाई के समय गाया जाता है, और यह गीत किसानों की मेहनत और उनकी खुशी को दर्शाता है। कजरी गीत, कजरी मतलब वर्षा ऋतु में गाया गया। यह गीत प्रेम और विरह की भावना को व्यक्त आ गई। सॉल्व क्वेश्चन। विष्णु सारणी की कहानी संग्रह के कौन से युग से है? तो हमारा है ए और सी। तो भाग्य रेखा 1953, भटक की राख 1953 और 1966 इनके संघर्ष सही है। यह भीष्म सारणी का पहला कहानी संग्रह है जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें उनकी प्रारंभिक दौर की कहानियां संकलित हैं। भटक की राख यह भी भीष्म सारणी का ये भी भीष्म सारणी का है, लेकिन ये कहानी है और ये कहानी संग्रह है जो 1966 में प्रकाशित हुई। अब देख लेते हैं, जो पहला पार्ट है वो 1984 में रखा है, लेकिन ये कब है? ये 1957 में कहानी संग्रह। डायरी कहानी संग्रह का प्रकाशन कब दे रखा है? 1998। और यहाँ पे क्या दे रखा है? 1957। अब देख लेते हैं पाली कहानी। पाली कहानी 1989। तो इसमें क्या दे रखा है? 1998। दोस्तों बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ध्यान से पढ़नी होती हैं, और ये हमें क्वेश्चन में एग्जाम से भाग कर देते हैं क्योंकि हम ध्यान से ही नहीं पढ़ते हैं। इसलिए क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रिविजन कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, रीडिंग लगाइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।